Hello student, good morning to all. Now start optical isomerism और हमने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, काइरल और काइरल, उसके अलावा आरएस कॉन्फ़िगरेशन चारों चीज़ें हमने पढ़ा दिया। और हमने ये भी बता दिया आपको कि ये चारों चीज़ें पढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है। तो जो हम पोलरीमीटर काम करता था तो थ्योरेटिकल टर्म में, जो पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंटल टर्म में काम करता था, तो ये चारों जो हैं वो आपको थ्योरेटिकल मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, प्रैक्टिकली बताना है तो पोलरीमीटर यूज करेंगे। और वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है जानना है तो हमें ये जो चार टर्म अभी बोला मैंने, COS, POS, काइरल, RS कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको हेल्प करेगा थ्योरेटिकल टर्म में। इन थ्योरेटिकल टर्म से आपको बता देगा वो ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो वो हम टर्म अभी जानेंगे और जान के आज हम रिलेशन पढ़ेंगे आज, और रिलेशन पढ़ के हमारा लगभग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समाप्त भी हो जाएगा। तो हेडिंग डाल लो रिलेशन। रिलेशन 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 में पहला जो है वो है, ठीक है। तो एक चीज कायरलिटी में आपको पिछले क्लास में हमने सिखाया था, थोड़ा सा वहां पर नेटवर्क में प्रॉब्लम इशू आया था, बट वो आपको ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, बराबर है क्या। तो आपको मैं अगर ये आपको ऐसा लगे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है तो इसमें ये चेक कर लो, अगर ये आर है ये एस है तो अलग माना जाएगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, बराबर है क्या। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको बुक से करवा दूंगा। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे रिलेशन। अब रिलेशन पढ़ने के लिए कौन कौन से रिलेशन पढ़ेंगे, हमने रिलेशन लिखवाया भी था, लिख लो। पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, इसका डिफिनेशन क्या होता है पेयर ऑफ इनेंशियोमर का। तो सिंपल सा डिफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ। पेयर ऑफ इनेंशियोमर का डिफिनेशन होता है वो कंपाउंड का मिरर इमेज होना चाहिए, यानी वो कंपाउंड मिरर इमेज होना चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिरर इमेज होना चाहिए, यानी वो कंपाउंड जो होना चाहिए वो मिरर इमेज होना चाहिए। और उसका जो मिरर इमेज होना चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अब कैसे मिरर इमेज है, कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वही मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, बराबर है। इस चीज से अगर नहीं समझ पाए तो अगर R का S बनता है और S का R बनता है तो उसको भी हम, अगर मान लो मिरर इमेज से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अगर R है और दूसरे वाले कंपाउंड का S है, और अगर पहले वाला का R है और दूसरे वाला का S है, तो सामने ये निकाला। अगर मान लो हमने यहाँ लिखा OH और यहाँ H और यहाँ COH और यहाँ CHO, और मैं यहाँ ये लिख दिया OH, H, COH और CHO, बराबर है। अब इस दोनों कंपाउंड का हमें कंपेयर करना है, A और B का हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए तो पहला हमारा काम क्या होगा कि हम इसका मिरर इमेज चेक करें। अब ये जस्ट इसका मिरर इमेज है, ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, जो चीजें हैं वो ऐसे बन जाएंगे मिरर इमेज में। अब इसको उठा के जस्ट इसके ऊपर रख देना है। मैं इस चीज तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाया था। इस चीजों को उठा के जस्ट ऐसे ऐसे उठा के रख देना है। तो देखो यहाँ इस टिप को मानते OH है, ये OH है और ये COH है, इसको उठा के ऐसे ही रख देना है। अब इस OH के नीचे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, यानी वो जो कंपाउंड है वो मैच इससे नहीं कर रहा है, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, बराबर है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। यानी अब यहां ध्यान से सुनना, ये थोड़ा रिलेट कर रहा हूं। ये जो अगर इस कंपाउंड के बारे में अगर हम सोचे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बराबर है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है, बराबर है क्या। तीसरा काइरल कार्बन है, काइरल कार्बन है कि नहीं है, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, बराबर है। अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में सोचूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है,
कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन है, इसमें भी कायरल कार्बन है। ये जो है कंपाउंड, अब ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड जो है वो इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम इस कंपाउंड को पोलरीमीटर से नहीं पास करा के थ्योरेटिकल जानना है तो ये 3 चीजों को जानना पड़ेगा। और हम फाइनल कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल ये एक्टिव है। अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव होगा। यानी हम पोलरीमीटर से पास नहीं करके हमने 3 तरीके से सीख लिया, थ्योरेटिकल तरीके से सीख लिया कि ऑप्टिकल एक्टिव है, और इस 3 तरीके से हमने सीख लिया कि ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर हम बात करें इस दोनों कंपाउंड में, मिरर इमेज हटा दो, अगर हम बात करें इस दोनों कंपाउंड के बारे में, ध्यान से सुनना, अभी हम मिरर इमेज हटा देते हैं, बरोबर है क्या, इसको सब मिरर इमेज क्या है क्या नहीं है सब अभी थोड़ा बैक साइड से आते हैं। अब इस कंपाउंड का अगर हमने बारे में सर्च किया तो हमने मिला कि ये 3 चीजें हमें मिला, यहां भी ये चीज हमें मिला। सर्च क्या किया, मतलब जान भी सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो नहीं सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता है, कायरल तो है। इस कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये पीओएस तो हो नहीं सकता है, सीओएस हो नहीं सकता है, कायरल कार्बन है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी लाइट को मोड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 सॉल्यूशन हमें मिल गया, ए और बी, ये हमें मिल गया ए और ए बी, बरोबर है, हमें मिल गया ए और बी। अब ए और बी में हमें रिलेशन निकालना है या हमें जानना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा चीजें रिलेट करना है, जानने से पहले रिलेट करना है। पोलरीमीटर क्या काम करता था, वो ये बताता कि लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। यानी पोलरीमीटर जो है, यहां मैं लिख रहा हूं, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंटल, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंटल ये बताता था कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, यानी लाइट को मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा है। तो हम अब हर बार पोलरीमीटर यूज नहीं करेंगे, तो पोलरीमीटर के जगह पे थ्योरेटिकल वैल्यू में क्या हम जानते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू हम जानते हैं, उसका पीओएस निकालेंगे, सीओएस निकालेंगे और कायरल निकालेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, पीओएस नहीं होना चाहिए, सीओएस नहीं होना चाहिए और कायरल होना चाहिए, तब जाकर हम ये और इसके बराबरी कर पाएंगे। यानी एक्सपेरिमेंटल लाइन जान के हम जान पाएंगे कि ऑप्टिकल वो एक्टिव है। यानी ये तीनों अगर मिला तो क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। थ्योरेटिकल में हमने जाना कि ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब बात रहा कि जब हम लाइट को ये जान पाते थे कि ऑप्टिकल एक्टिव है और या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मान लो पोलरीमीटर से उस कंपाउंड को पास कराया और ऑप्टिकल एक्टिव निकला, लेकिन हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है कि वो लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा रहा है, वो लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है। तो पोलरीमीटर तो बता देगा कि ये डेस्ट्रो है कि लिवो है, राइट क्लॉकवाइज मोड़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा है। तो यहां अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है, तो क्लॉकवाइज वो लाइट को मोड़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब इस चीज को पोलरीमीटर तो बता देगा। अब इस चीज को हमें जानना है किसके, थ्योरेटिकल लैंग्वेज से, कि हमें थ्योरेटिकल, ये तो एक्सपेरिमेंटल है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो क्लॉकवाइज मोड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। इस चीज को हमें एक्सपेरिमेंटल तो समझ में आ गया। और ये जो चीजें है, ये जो चीज है, ये केवल बताएगा ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में बताएगा। अगला स्टेप तुम्हें जवाब नहीं देगा कि ये क्लॉकवाइज मोड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। इस चीज का जवाब, यानी ऑप्टिकल एक्टिव का तो जवाब दे देगा ये 3 चीज मिलके, लेकिन वो क्लॉकवाइज मोड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा, इसका जवाब ये तीनों मिलके नहीं दे पाएंगे। बराबर है क्या? तो अब हमें लाइट को कैसे मोड़ रहा है, ये कंपाउंड लाइट को कैसे मोड़ रहा है, इसको जानना है।
ठीक है, तो जानेंगे कैसे, यानी अब यहां तक का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये थ्योरेटिकल वैल्यू मैच कर गया, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा, इसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे। तो थ्योरेटिकल तो पोलरीमीटर से बता देगा, बट यहां पर एक्सपेरिमेंटल तो बता देगा, थ्योरेटिकल हम कैसे जाने कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान से सुनना, उसी के लिए हम रिलेशन पढ़ते हैं। अब इस कंपाउंड ए और बी के बारे में ऑब्जर्व करें तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, बराबर है। तो हमें अब क्लॉकवाइज मोड़ना है कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है ये जानना है। अब क्या करेंगे, हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यानी हमारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर देगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है क्या। तो अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हो गया 2 नंबर, और ये 3 नंबर, बराबर है क्या। 1 2 3 4। तो यहां खड़े हो गए तुम, 1 2 3 कैसे गए, एस गया, उल्टा बोलना है यहाँ पे क्योंकि 4 यहां पर है, ये आर हो गया। इसका मतलब ये राइट टर्न मोड़ेगा, यानी क्लॉकवाइज मोड़ेगा, क्लॉकवाइज मोड़ेगा। यानी ये कंपाउंड जब ऑप्टिकल एक्टिव था तो ऑप्टिकल एक्टिव से काम नहीं चलने वाला है, और लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये मोड़ेगा। उसको जानने के लिए हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ता है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये बता, आर अगर आ गया तो सोच लो कि वो क्लॉकवाइज है, आर अगर आ गया तो अगर क्लॉकवाइज है तो आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। अगर ये आर आ गया इसका मतलब वो क्लॉकवाइज मोड़ेगा। और ये हमने तुम्हें ट्रिक सिखाया कैसे आर एस निकालना है। आर का मीनिंग किससे लेना है, आर इज डेस्ट्रो, और एल एस मतलब लीवो। लीवो क्या होता था, बैक साइड, लीवो क्या होता था एंटी क्लॉकवाइज, तो लीवो का जगह एस ले लेगा और डेस्ट्रो का जगह आर ले लेगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज आर आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी इसमें से अगर कंपाउंड लाइट को पास कराएंगे तो ये क्लॉकवाइज मोड़ देगा, बराबर है क्या। अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ 4 नंबर, यहाँ 4 नंबर गया, और यहाँ सॉरी हाँ 4 नंबर यहाँ गया, वो 1 नंबर यहाँ गया, और 2 नंबर यहाँ, और 3 नंबर यहाँ। ये आपने ये सब सिखा चुका हूं मैं। 1 2 3 कैसे जा रहा है, यहाँ तुम खड़े हो गए, ये जा रहा है आर, 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन 4 यहाँ है तो हम उल्टा बोलेंगे। यहाँ और यहाँ रहेगा तो उल्टा बोलना है आपको, यहाँ रहेगा तो उल्टा बोलना है, यहाँ रहेगा तो उल्टा नहीं बोलना है, जो आएगा वही लिखना है। क्लॉकवाइज को आर बोलना है और एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलना है। अगर यहाँ जाए तो क्लॉकवाइज को आर है तो एस बना देना है, यहाँ और यहाँ रहे तो यहाँ है यहाँ पे, और ये ऐसे जा रहा है तो होना चाहिए था क्या आर, लेकिन होगा क्या, उल्टा बोलना है आपको एस, क्योंकि यहाँ पर हो आप, ये एस हो गया। इसका मतलब ये एस है, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो अब चीजें हमें पोलरीमीटर से नहीं जान के हम एक्सपेरिमेंटल अपना थ्योरेटिकल वैल्यू से जान गए, ये क्लॉकवाइज मोड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। बताओ उस एक्सपेरिमेंटल चीज को हम थ्योरेटिकल वैल्यू से जान पाए। तो तुमसे अगर कोई पूछे आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इस चीज का नॉलेज हमें देता है कि वो कंपाउंड क्लॉकवाइज मोड़ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, इस चीज का हमें नॉलेज बताता है। और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बताते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव है इसका मतलब वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज मोड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जानकारी कौन देगा, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए हर चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, तो हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बराबर है। तो ये कंपाउंड ए जो है ऑप्टिकल एक्टिव है और ये लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ेगा। बी जो है ऑप्टिकल एक्टिव है और लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। अब देखो यहां से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड लाइट से लेना देना इसको, और ये कह रहा है कि हम अगर हमारे में से लाइट पास करोगे तो हम लाइट ऐसे मोड़ देंगे। और ये दोनों कंपाउंड सेपरेट सेपरेट है, एक ही में नहीं है, अलग अलग है। ये कंटेनर अलग कंटेनर में है और ये अलग कंटेनर में है। तो इसको अगर लाइट पास करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो दोनों का कंपाउंड क्या है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक क्लॉकवाइज मोड़ रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, बराबर है। और जब इनके बारे में इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया गया तो इनका जो
केमिकल प्रॉपर्टीज निकला वो एक ही अलग अलग निकला, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, रिएक्शन करने का जो कंडीशन था वो अलग अलग निकला। वो हम आएंगे बाद में कि एनेंशियोमर में क्या अलग अलग, कुल मिला के इसका प्रॉपर्टीज दोनों का अलग अलग निकला। तो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, यानी ए और बी का फॉर्मूला सेम है, ए और बी का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन ए और बी का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसका मतलब इसके अंदर हमें ऐसे देखने में लगेगा सर ये तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो एक ही जैसा है, लेकिन इसका जो है एक ऑप्टिकल एक क्लॉकवाइज मोड़ रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, यानी कि एक आर है तो एक एस है, यानी दोनों का प्रॉपर्टीज इसलिए अलग अलग है। इसीलिए ए और बी आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम पेयर ऑफ एनेंशियोमर पढ़ने के पहले हम इस चीज को जानेंगे। पहले पेयर ऑफ एनेंशियोमर का भी रहने देते हैं, पहले इस चीज को लिख लो आप अच्छे से कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो हम अभी तक हमने अभी डिफाइन भी नहीं किया था आपको कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, बराबर है क्या? तो इस चीज को तो हमारा रिलेशन होगा पहला पेयर ऑफ एनेंशियोमर, पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर का डिफिनेशन भी जानना जरूरी है, और हम जैसे बताएंगे वैसे भी जानना जरूरी है। मतलब कई तरीके से मैं बता दूंगा, जो अप्लाई करना होगा वो आप कर सकते हो। पहला, ये मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ये अगर बुक, ये लाइन बुक में लिखता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, अगर आर का एस है या एस का आर है तो सोच लो कि वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यही वाला एग्जांपल फिर से मैं ले रहा हूं, COH H OH और H CHO, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं, बराबर है? तो यहाँ OH और यहाँ पर हो जाएगा COH और यहाँ पर H और ये CHO। तो पहले जो तरीका है बुक का उससे समझ लेते हैं। ये कंपाउंड का ये मिरर इमेज है बिल्कुल। उठा के इसके ऊपर रखो, OH के नीचे H मैच नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ एनेंशियोमर, यानी A एंड B आर पेयर ऑफ एनेंशियोमर टू ईच अदर, बरोबर है क्या? अब हम अपने तरीके से तुम्हें समझाते हैं कि कैसे बिना मिरर इमेज देखे तुम कैसे चेक कर सकते हो। तो ये हमारा अपना तरीका है। कैसे? RS पे, ये बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसे कि ऐसा लिख के मिला है। तो हमारा तरीका क्या है, इसको 4 नंबर ले लो, 1 ले लो, और इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। मालूम है ना कैसे नंबरिंग करना है? ये 1 2 3, तो 1 2 3 क्या होगा? एस होगा, एस होगा तो ये क्या होगा? आर, बराबर है क्या? अब इसका ये वाला कंपाउंड लो, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ COH है और यहाँ CHO है। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3 आर होगा और ये क्या हो जाएगा? उल्टा एस बोलेंगे। तो देखो हम ये ए जो है, ए को मैंने यहां लिखा और बी जो है, बी को यहां लिखा मैंने। अब ये हमने मिरर इमेज से देखा और ये अपना तरीका है निकालने का। तो ये हमें आर मिला और ये एस मिला। तो जब आर का एस मिलेगा, आर का जब एस मिलेगा तो 100% वो क्या होगा? वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर होगा। That is called pair of enantiomer, यानी both A and B are optical isomers to each other। यानी pair of enantiomer उसी को भी बोला जाता है जिसमें एक दूसरे को क्या हो? पेयर ऑफ एनेंशियोमर उसको बोला जाता है जो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। यानी A and B are optical, A and B are optical isomers, isomers to each other, एक दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो A एंड B आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, और उसको हम रिलेशन में नाम क्या देंगे? रिलेशन में उसका नाम दे देंगे दैट इज पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर ये भी तरीका है तुम्हारे पास और ये भी तरीका है। जो तरीका तुम्हें सुटेबल लगे या फास्ट हो वो तरीका लगाओ, बट दोनों को ध्यान में रखना। लो एसीएम स्टूडेंट का एक पूछ रहा है कि सर कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कब होगा? लो, अगर मैं क्या करूं, इस कंपाउंड को इधर उधर घुमा दूं, कंपाउंड का जो पोजीशन है इधर उधर कर दिया मैंने। अब करने के बाद मैं निकालता हूं, तो 4th नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 1 2 3 और ये H ऊपर है,
तो कहने का मतलब ये एस है तो ये एस होगा, यानी ये क्या है, ये एस है और ये आर है, ये और ये मैच कर जाएगा। तो कहीं भी लिखो अब डिफरेंट कंपाउंड नहीं मिलने वाले हैं। तो नंबर, इस कंपाउंड का नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 से ज्यादा अब नहीं हो सकते। तो लिख लेना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2, और इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ इनेंशियोमर, दैट इज पेयर ऑफ इनेंशियोमर, बराबर है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। क्लियर हो गया आपको? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या जरूरी है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए, और एक आर होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, बराबर है क्या? अभी और देखते रहते हैं। अभी पेयर ऑफ इनेंशियोमर में आगे बढ़ाएंगे। डाइस्टीरियोमर कब बोलेंगे मैं बताऊंगा, अभी मैं पेयर ऑफ इनेंशियोमर को ही पढ़ा रहा हूं। तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होता है हमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ठीक है, तो ध्यान देना आप। ये लिख लेना, लैक्टिक एसिड था, सॉरी ये नहीं था, ये अब देखो यहां ध्यान से, HOH और यहां मैं ले दूं CH3 और ये COH, ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। अब मुझे बताओ कि क्या ये POS है? ऑल ऑप्शन में ऐसे दिया है, तुम कैसे जानोगे कि ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है? तो तुम पहले पता लगाओगे। POS है? नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से नहीं गिरेगा ये। COS है? नहीं है। कायरल है? कायरल चाहिए ना हमें, कायरल कार्बन है कि नहीं है? है, ये कार्बन, ये चारों ग्रुप क्या लगा हुआ है, डिफरेंट लगा हुआ है। कहीं से भी फोल्ड कर लो, कहीं से तुम जाओ तो COS नहीं है, कहीं से भी तुम फोल्ड करो तो मैच नहीं करेगा, कायरल भी है। इसका मतलब ये तीनों जवाब हमें क्या दे रहा है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब ऑप्टिकल एक्टिव से क्या लेना देना है, इसका मतलब इसके अंदर अगर हम लाइट पास करेंगे तो एक क्लॉकवाइज मुड़ेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो अगर मैं इसका क्या ले लूं, मिरर इमेज, तो ध्यान से देखना, मैं फिर से कंपाउंड लिख दे रहा हूं, OH, HCOH लैक्टिक एसिड है और ये CH3 है। मैं इसका मिरर इमेज ले लूं, यानी मिरर इमेज इस बारे में बता देता है कि अगर ये R है तो ये S है, यानी कि ये कंपाउंड अगर क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो वो हमें समझ में आएगा तब जब हम RS निकालेंगे तब। अब इस कंपाउंड का ये क्या है, मिरर इमेज है ना, और उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, यानी ये A एंड B बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और रिलेशन क्या होगा A और B में, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। तो ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन ये डिफिनेशन बोल रहा है, हम कैसे बोलेंगे इसको, तो RS से बोलेंगे। कैसे, तो नंबरिंग करो, 4 1 2 3, नंबरिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, 4 यहाँ है, 1 2 3 कैसे हुआ, एस, तो क्या हो जाएगा R। यहाँ पर क्या होगा, 4 1 2 3, अब गए 1 2 3 गए तो R आ रहा है, तो क्या हो जाएगा S। 1 2 3 गए तो क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो क्या हो जाएगा S। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो तुम्हें मिरर इमेज से चेक करवाया, और मैं तुम्हें कैसे चेक करवा रहा हूं, RS से चेक करवा रहा हूं। तो अगर R का S मिल गया, R का क्या मिल गया, S, या S का मिल गया R, तो बोथ आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर, और दिस आर A एंड B आर ऑप्टिकल इनेंशियोमर, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। A एंड B आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और हियर ऑप्टिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है, 2, R और एक S। कहने का मतलब ये हुआ कि हर चीज हम पोलरीमीटर से नहीं देख के हम एक्सपेरिमेंटल से देख रहे हैं। ये बता रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, और R और S बता रहा है, यानी ये जो बताएगा कि चलो ठीक है समझ में आ गया कि ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन हमें इसका दूसरा कंपाउंड निकालना है, तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे,
और जब मिरर इमेज ले लेंगे तो इस दोनों में रिलेशन क्या होगा, ऑप्टिकल इनेंशियोमर का। इसका मतलब एक जो कंपाउंड होगा वो क्लॉकवाइज घुमाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये हमें मालूम नहीं है कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा जब तक कि हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल ले। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आ जाता है कि ये क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। चलो तेजस, तो एक्सेप्शन नहीं जानता हम, यह लिख लिए, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं होते इसमें, सब लॉजिक होता है। अभी मीजियोफॉर्म पढ़ाना बाकी है, बरोबर है क्या? तो ध्यान देना यहाँ पे, से अलग एग्जांपल पे आते हैं। अब मैं लिखूं टार्टेरिक एसिड, बरोबर है क्या? अब मैं लिख दूं टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। अब तुम्हें देखो मेनली थोड़ा करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा, मेनली इस दो कार्बन को देखना है। बाकी कार्बन के लिए तो एक चीज तो ध्यान देना कि कार्बन के लिए sp2 होना जरूरी। sp2 अगर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे भी नहीं होगा वो। और ये कार्बन sp2 है, प्लेनर है, तो प्लेनर होना जरूरी। प्लेनर अगर हुआ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम चेक ही नहीं करते हैं। इस कार्बन पर हमें ध्यान जाना भी नहीं चाहिए, बरोबर है क्या? क्योंकि ये प्लेनर है, ये कार्बन प्लेनर है, इस कार्बन पर हमें ध्यान जाना भी नहीं चाहिए, बरोबर है क्या? मैं तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिखाया था, या कायरल में भी बोला था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड है तो उस पर कायरलिटी चेक करना भी नहीं है, कायरल भी नहीं है। ये अगर मान लो ऐसे है तो कार्बन कायरल नहीं है, इसमें 4 ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। कहाँ 4 ग्रुप अलग अलग है? तो इस पे आपको ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये पहला बार मैं बता दिया, अगला बार से ध्यान दोगे ही नहीं। अब ध्यान तुम दोगे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे। मुझे बताओ ये दोनों कार्बन, चलो मैं नंबरिंग कहीं से भी कर दूं, एक ही आएगा 1 2 3 4। अब मुझे बताओ 2 का कॉन्फ़िगरेशन और 3 का कॉन्फ़िगरेशन, आर और एस भर के दिखाओ मेरे को, आर और एस भर के दिखाओ जल्दी से। क्या होगा? ये आर होगा, ये आर होगा ना? चलो देख लेते हैं कैसे। 4 1 2 और ये 3, तो 1 2 3, 1 2 ये 3 हो गया। 1 2 3 कैसे होगा? ये है एस, तो क्या हो जाएगा? आर उल्टा। ये 4 1 और ये क्या हो गया? 2, तो ये 1 2 3 ये एस हो गया, तो क्या होगा? आर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये 2 आर और 3 आर हो गया। अब मुझे बताओ, पहले सबसे पहले बताओ कि ये कंपाउंड पीओएस है क्या, सीओएस है क्या, कायरल है या नहीं है? इस दोनों कार्बन के मतलब चेक करना। क्या पीओएस है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कहीं से कट करो तो आधा आधा आ रहा है, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कहीं आधा आधा आ रहा है। पीओएस जाके देखोगे तो एग्जांपल मैंने वहां कराया है। ये पीओएस है कि नहीं है? नहीं है। कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ से यहाँ जाओ, क्या सेम मिलेगा? कभी इधर गए तो एच मिला, इधर गए तो एच मिला, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। क्या ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? तो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप अलग है। इसके लिए ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, इसका मतलब कायरल है। इसका मतलब ये 100% क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसका मतलब एक भाई इसका और निकल के आएगा, बरोबर है? इसका एक और भाई निकल के आएगा। अब इसका भाई हमें ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए कौन हेल्प करेगा? पेयर ऑफ इनेंशियोमर। कैसे? तो इसका मिरर इमेज ले लो मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या आएगा? यहाँ OH आएगा, यहाँ OH आएगा,
सॉरी यहाँ OH आएगा और यहाँ H आएगा और यहाँ H आएगा और यहाँ OH आएगा और यहाँ COH आएगा और यहाँ COH आएगा। इसका हमने ले लिया मिरर इमेज, दिख रहा है ना मिरर इमेज इसका। अब इसका भाई, अब इसमें मुझे बताओ ये कार्बन और ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से निकाल के बताओ। अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 तो 2 और 3 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। हाँ नंबरिंग मास के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ क्या आया, बेलगम स्टूडेंट सिद्धार्थ 2R बराबर है, दोनों का क्या आएगा SS आएगा, आएगा ना SS, आएगा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कंपाउंड जो दिया गया था उसके बारे में हमने पता लगाया कि ऑप्टिकल एक्टिव है। अब इसका एक भाई निकाल के हमने लाए, भाई कौन, जो देखने में सेम लगे लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग हो, ट्विन है। तो ये इसका भाई है। तो जब ये मिला तो इसका भाई होगा ना, तो भाई ढूंढने कैसे जाएंगे, तो उसका मिरर इमेज निकाल देंगे। इसका ये मिरर इमेज निकाल दिया हमने, और जब मिरर इमेज निकाला तो समझ में आया कि ये 2R और 3R है और ये 2S और 3S है। इसका मतलब ये अगर मैं A बोलूं और ये B बोलूं तो बोलूंगा मैं A and B are mirror image to each other, A and B are mirror image to each other। अब फिर से देखो कहानी इसका क्या है। सबसे पहले तुम्हें एक कंपाउंड दिया गया था, तुमने POS देखे, COS देखे, कायरल देखे, तो समझ में आ गया कि क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। अब ऑप्टिकल एक्टिव है तो एक क्लॉकवाइज मुड़ेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। तो हम इसका एक भाई निकाल के लाना है, तो भाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो भाई के लिए मिरर इमेज चाहिए, याद रखना, भाई के लिए मिरर इमेज चाहिए, मिरर इमेज निकाल देंगे। अब इसका मिरर इमेज निकाल दिया हमने, यानी A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। अब ये सब छोड़ दो, ऑप्टिकल एक्टिव है, RR है, हमें बनाना है SS। तो बनाने का एक तरीका होना चाहिए ना। अब SS बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो डायरेक्ट मिरर इमेज ले लो। अब मिरर इमेज जब तुम लोगे तो क्या होगा, इसका जब मिरर इमेज तुम लोगे तो ये निकल के आएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। तो देखो हमने क्या बोला था तुम्हें, अब ये मिरर इमेज तुम मान लो नहीं लिए तो हमने तुम्हें बोला था कि अगर R का 2R का 2S बन जाए और 3R का 3S बन जाए, यानी उल्टा हो जाए, तो सोच लो वो एक दूसरे के ट्विन है, भाई है वो, लेकिन उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो A and B आर मिरर इमेज टू ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। अगर हमने अगर बोला तो 2R का 2S है और 3R का 3S है, यानी A एंड B हमारे अकॉर्डिंग A एंड B आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर भी बोल दो, या हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यानी ये लाइट को क्लॉकवाइज मोड़ेगा और ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो फॉर्मूला सेम है, A एंड B का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये लाइट जब इससे पास कराएंगे हम इससे, तो ये लाइट को मोड़ देगा क्लॉकवाइज और ये लाइट को मोड़ देगा एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए दोनों का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, अलग अलग आ गया। बरोबर है। कहने का मतलब आसान है। ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया। फर्स्ट वी फाइंड आउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, देन वी फाइंड आउट कि उसका ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसका एक भाई जरूर होगा। तो इसका भाई RR का भाई क्या होगा, SS। बरोबर है। सबको क्लियर हुआ या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट इज मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म मैं इसलिए समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तुम्हें मैं रिलेशन निकलवाया था पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, बरोबर है। मीजोफॉर्म
रेशमिक मिक्सचर, और यहां पर हो जाएगा आइडेंटिकल। तो हमें 5 चीजें जानना होता है। तो थोड़ा बहुत हमने पेयर ऑफ इनेंशियोमर के बारे में देखा कि पेयर ऑफ इनेंशियोमर में ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, 100% जरूरी है। यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव का पार्ट है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव का पार्ट है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव का पार्ट है, और ये आइडेंटिकल तो सेम होता है। अब देखो मेसोफॉर्म, मान लो हमने टार्टेरिक एसिड को ही लिखा, ध्यान से सुनना सारे, यहां मैंने OH लिखा, यहाँ OH लिखा, यहाँ H लिखा, यहाँ H लिखा, यहाँ OH लिखा। अब टार्टेरिक एसिड में इससे पहले एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे लिया था, OH OH H H COH और यहाँ COH, तो फॉर्मूला सेम है इसका। तो ध्यान से सुनना, इसी पे मैंने तुम्हें मेसोफॉर्म भी बता दिया था, ध्यान से सारे सुनोगे। अब क्या होगा, अब मैं पहले नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4, मैं अपने ढंग से तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको POS निकालूं, इसके बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं, POS निकालूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? आंसर करो यस और नो। इज दैट कंपाउंड POS और नॉट? इज दैट कंपाउंड POS और नॉट? POS है ना? सबने बोला हाँ है, बिल्कुल भी है। यहां से इसको कट कर लो, कट करोगे तो ये आधा आधा जम जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। यानी ये POS है, यानी ये POS है तो क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। यानी ये POS है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, यानी इसका आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। आगे की कहानी ये है कि 2 और 3, 2 कार्बन और 3 कार्बन का जल्दी नंबरिंग बताओ। RS कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 2R का और 3S का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। सेकेंड कार्बन का, थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड का और थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। पहला आंसर आया HD श्वेता 2R, सेकेंड का बताओ, थर्ड का बताओ 2R 3S। चलो मैं ऐसे निकाल दे रहा हूं, फोर्थ 1 2 बराबर है, तो 1 2 3, 1 2 3 S होगा तो क्या हो जाएगा R, और ये 1 2 3 ये ऐसे जाएगा, R होगा तो क्या होगा, ये S होगा। तो ये R हो गया और ये S हो गया ना RS। अब ध्यान से सुनो मेरा बात, ये हो गया R और ये हो गया S। ध्यान से सुनना, जो मैं समझा रहा हूं वो सुनना ध्यान से। मैं एक लाइट को पास किया, अब मुझे बताओ ये कार्बन कायरल है कि नहीं है? सेकेंड नंबर वाला कार्बन कायरल है कि नहीं है? 2C कायरल है कि नहीं है? कायरल है कि नहीं है? बोलोगे हाँ है ना। चारों कार्बन क्या है, डिफरेंट है। 3C कायरल है कि नहीं है? अब ध्यान से सुनना, ये कार्बन कायरल है, तो कायरल होना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पहचान नहीं है, सब चीज होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि हमने एक लाइट को पास कराया इससे, अब ये जो लाइट है जैसे इसके पास गया, ये जो कार्बन के पास जैसे लाइट आया होगा ये ऐसे मोड़ दिया होगा। अब जब ऐसे मोड़ा होगा तो ये कार्बन बोला होगा अच्छा तुमने अपना काम कर दिए क्या? ये बोला मैं भी अपना काम कर देता हूं। ये कार्बन क्या करेगा, ये उतना ही उसको उतना एंगल इतना मोड़ देगा ऐसे। यानी इस भाई साहब ने लाइट को ऐसे मोड़ा, बोला हमारा काम है राइट मोड़ना, तो बोला कि तुम्हारा काम हो गया तो मेरा काम है लेफ्ट मोड़ना। यानी इस लाइट को फिर से वो इतना मोड़ दिया। यानी अगर 60 डिग्री मोड़ा होगा तो ये 60 डिग्री, ये क्लॉकवाइज मोड़ा तो ये 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा। लाइट मिला जुला के पास हो गया, लास्ट में यहां निकला। ऑब्जर्वर को ये और ये दिखा, अंदर क्या हुआ उसको कुछ मालूम ही नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। यानी ऑब्जर्वर ने क्या मिला, जैसा लाइट पास किया वैसा ही मिला, तो बोल दिया कि इसमें तो लाइट का कोई हलचल ही नहीं हुआ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर हुआ है। एक ने बोला कि हम
क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, तो दूसरा बोला कि हमारा प्रॉपर्टी एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे। हम दोनों भाई भाई है, तुम राइट मोड़ो तो मैं लेफ्ट मोड़ूंगा, और यहां से मोड़ के ऐसे निकाल दिया। तो ऑप्टिकल के जो ऑब्जर्वर है उसके नजर में क्या है, लाइट पे कोई हलचल हुआ ही नहीं, यानी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव के केस में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो हमने पहले ही निकाल दिया था ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बराबर है क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये पहले हमने निकाल दिया था, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, यानी लाइट को नहीं मोड़ेगा। तो अब समझ में आ गया क्यों नहीं लाइट को मोड़ेगा। तो ध्यान रखना काइरल है, लेकिन काइरल जब है तो ये आर ऐसे मोड़ रहा है, आर जो है और लाइट को ऐसे मोड़ रहा है, और एस जो है इसको सीधा कर दे रहा है। इस लाइट को ऐसे अगर पास किए तो आर जो है वो ऐसे मोड़ा, और एस क्या बोला, ठीक है तुम ऐसे मोड़े तो हम ऐसे मोड़ देंगे। और ऑब्जर्वर को वो ये ऐसे मोड़ दिया लाइट को, और ऑब्जर्वर क्या ये क्या किया, ऐसे मोड़ दिया इसको एस वाले, और लाइट ऐसे बन के बाहर निकल गया। यानी ऑब्जर्वर को ये दिख रहा है, ये तो सॉल्यूशन के अंदर है। तो कुल मिला के ये हुआ कि लाइट ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन ये काइरल सेंटर है। अब इसमें क्या है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये काइरल सेंटर है। काइरल एटम जरूर है, लेकिन एक काइरल मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो 2 कार्बन, सेकेंड कार्बन जो काइरल है, और 3 कार्बन जो काइरल है, ये काइरल एटम है, काइरल एटम है, लेकिन दोनों मिला के मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल को इनएक्टिव बना दे रहे हैं। तो ये कंपाउंड जो होगा, ये टोटल कंपाउंड, ये कंपाउंड जो होगा वो काइरल कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि काइरल चीजें ऑप्टिकल एक्टिव हुआ करता है, लेकिन ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये काइरल, ये जो कंपाउंड है वो काइरल कंपाउंड नहीं है, जबकि ये कार्बन और ये कार्बन काइरल है। तो काइरल एटम होना अलग बात होता है, और काइरल मॉलिक्यूल्स होना अलग बात होता है। काइरल मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बराबर है क्या। और ये काइरल है, क्योंकि काइरल का इसने अपना काम पूरा किया है, लेकिन दोनों मिलके ये लाइट को ऐसे पास कर रहा है। अब ध्यान देना, जब तुम्हें हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए कोई चीजें, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कोई चीजें, तो उसको हम बोलते हैं मीजोफॉर्म, यानी जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, दैट इज कॉल्ड मीजोफॉर्म। यानी मीजोफॉर्म ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये अभी सारी चीजें बताऊंगा मैं, तो मैं क्लास अभी थोड़ा खत्म हो रहा है इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी क्लास का टाइमिंग हो गया, तो ये मीजोफॉर्म कल हालांकि इसको डिटेल बताएंगे। तो ये है, यही है मीजोफॉर्म, हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी एक आर का एक एस है, एक ही कंपाउंड के अंदर एक आर है और एक एस है, एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही के अंदर अगर ऐसा हुआ कि एक के अंदर ये आर है और ये एस है, तो एक बोलेगा कि क्लॉकवाइज मुड़ाओ और एक बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाओ। तो हम बोल देंगे कि ये अपने आप में एक ऐसे मोड़ रहा है, एक ऐसे मोड़ रहा है, ऑब्जर्वर कैसे देखें, नहीं ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ये इंटरनल कंपनसेट होता है, ये कल मैं बताऊंगा सारी चीजें। लेकिन 2.5 प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको मीजोफॉर्म बोलते हैं। तो इस चीज को कल मैं रिलेशन, हालांकि रिलेशन बताने के बाद हम एग्जांपल्स बहुत सारा कराने वाले हैं, तो चीजें अभी मीनिंग समझाया आज मैंने, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है, वही तो मैं बता रहा हूं सोहम, कि ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्यों है ये। हम रास्ते में जा रहे हैं और दो वहां पर खड़े, एक मेरे को ऐसे घुमा दिया और एक ने ऐसे घुमा दिया। मैं ऐसे जा रहा हूं, चलो तुम्हारे सामने से जा रहा हूं, तुम्हारे सामने से ऐसे जा रहा हूं, और रास्ते में दो बंदे हैं, एक ने क्या किया, मेरे को पीछे मुड़ा दिया, और दूसरा ने क्या किया, फिर पीछे से आगे मुड़ा दिया, और मैं एक उधर ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसको मैं क्या दिखूंगा कि जैसे मैं चला था, मैं ऐसे चला था, और 4 आदमी है, यहाँ एक आदमी है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये ऑब्जर्वर है दोनों, और ये दोनों प्लेयर है। अब मैं ऐसे चला, पहला ने मेरे को मोड़ दिया ऐसे, दूसरा ने मेरे को फिर ऐसे मोड़ दिया, तो मैं इसको कैसे दिखूंगा, ऐसे ना। तो मैं इसको ऐसे गया था तो इसको ऐसे ही दिख रहा हूं मैं, तो सामने वाले अंदर की बातें वो नहीं जान रहा है दोनों, तो इसको क्या सोचेगा कि जैसा लाइट आया था वैसा ही मुड़ गया आ रहा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल, उस पर ऑप्टिक्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बराबर है क्या। तो इसके मतलब अंदर हो रहा है, अंदर मोड़ रहा है, लेकिन एक ऐसे मोड़ रहा है तो एक ऐसे मोड़ दे रहा है, तो कुल मिला के ऐसे ही निकल जा रहा है।
इसीलिए ऑब्जर्वर सॉल्यूशन में घुस के थोड़ा देख रहा है, वो बाहर बाहर देख रहा है ना, तो बाहर अंदर तो हुआ हलचल लेकिन बाहर वैसा ही है, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो इसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा। ओके, मीजोफॉर्म के बारे में। हालांकि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ कि मीजोफॉर्म किसको बोलते हैं, अभी बता नहीं रहा हूँ, इसी पे समझ जाओ तो बेटर है, अदरवाइज नेक्स्ट अलग तरीके से समझा सकते हैं मीजोफॉर्म किसको बोलेंगे। अभी तुम्हें आइडिया दे रहे हैं कि मीजोफॉर्म किसको बोल रहे हैं, इनहेंसोमर किसको बोल रहे हैं, डायस्टेरियोमर कब बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर कब बोलेंगे। जब ये चीजें थोड़ा थोड़ा आप समझ जाओगे तो हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल। अभी कल भी इसमें कंटिन्यू करेंगे हम।